बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ बुशरा नसीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम इसी की तारीफ़ बयान करते हैं, इसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहतरम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक अक्लमंद मोची की। अहमद नामी एक मोची था। इसकी दुकान गांव में थी। वो रोजाना सुबह दुकान खोलता, दिन भर गांव वालों के लिए फटे पुराने जूते मरम्मत करता और जब शाम होती तो दुकान बंद करके घर चला जाता। क्योंकि वो बहुत ही गरीब था, इसलिए इसकी दुकान नहायत टूटी फूटी हालत में थी। इसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इसकी मरम्मत करवा सकता। बारिशों में इसकी छत जो थी वो टपकने लगती थी। दुकान में मौजूद तमाम सामान भीग जाता। इसने सोच रखा था कि जैसे ही इसके पास कुछ पैसे जमा होंगे तो सबसे पहले दुकान की मरम्मत करवाएगा। एक रोज सुबह जब वो अपनी दुकान पर जाने के लिए बेदार हुआ तो इसकी बीवी मरियम बोली, लकड़ियां खत्म हो गई हैं, मैं आटा गूंद कर रखती हूँ, तो जल्दी से लकड़ियों वालों से लकड़ियां ला दे मुझे, ताकि मैं नाश्ता बना सकूं। अहमद जल्द ही गांव की लकड़ियों की टाल पर गया। जब वो टाल पर पहुंचा तो वो दुकान बंद थी। इसके पड़ोस में भूस वाले की दुकान थी। वो भूसे वाले की दुकान पर चला गया। दुकान का मालिक दोस्त था। इसने बताया कि टाल वाला कल शहर गया हुआ था, आज दोपहर तक वापस आ जाएगा। अहमद ने सोचा कि अगर लकड़ियां नहीं मिली तो फिर नाश्ते के लिए क्या बनाएंगे। ये सोचकर इसने जंगल जाने के लिए ठान ली, ताकि वहां से कुछ लकड़ियां लेकर चला जाए। और जंगल बिल्कुल ही करीब था। वो जंगल की तरफ चल पड़ा। इसके पास कुल्हाड़ी तो थी नहीं, वो लकड़ियां काटता, इसलिए जंगल में पहुंचकर इसने बहुत सारी खुश्क लकड़ियां जो थी झाड़ियां इकट्ठी कर ली। जब इनको उसने गट्ठा बना लिया तो इस गट्ठे को उठाकर घर की तरफ रवाना हो गया। अभी वो थोड़ी दूर गया ही था कि सामने से इसको एक नन्हा बौना आता दिखाई दिया और अपने पाँव जो थे इसके घसीट कर वो नन्हा बौना जो था वो चल रहा था। अहमद को लगा कि इसके पाँव में तकलीफ है। अहमद एक रहम दिल आदमी था। बोने की पाँव की तकलीफ का ख्याल दिल में आया तो इसने इसकी मदद करने की ठानी। इसने झाड़ियों का गट्ठा जमीन पर रखा और बोने के करीब आने का इंतजार करने लग पड़ा। बोना जब इसके करीब पहुंचा तो अहमद ने कहा, ऐसे मालूम होता है कि जैसे तुम्हारे पाँव में कोई तकलीफ है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? बोने ने कहा मेरे पाँव में कोई तकलीफ नहीं है। दरअसल मेरे जो जूते पहन रखे हैं वो मेरे पाँव में बहुत बड़े हैं। मैं तेज चलने की कोशिश करता हूँ तो ये पाँव से उतर जाते हैं। अहमद ने इसकी बात सुनकर इसके पैरों पर एक नजर डाली। बोने के पाँव तो छोटे छोटे थे, मगर इसने जूते इतने बड़े पहने हुए थे जैसे खुद अहमद पहनता था। इतने बड़े जूते पहनने की वजह से बोना जमीन पर पाँव घसीट कर चल रहा था। अहमद ने कहा, इतने जूते बड़े पहनने की क्या वजह है? बहुत ही तकलीफ है, ये जूते बहुत बड़े हैं, तुम्हें कहाँ से मिले? बोने ने जवाब दिया, मैं बोनों की दुनिया में रहता हूँ। हमारी दुनिया सामने वाले पहाड़ों। मेरा किसी काम से तुम्हारी दुनिया में आना हुआ। यहाँ पहुँचने के लिए पहले तो मुझे पहाड़ पर चढ़ना पड़ा, फिर उतरना पड़ा। इसी वजह से मैं थक गया हूँ। मेरे सामने एक जंगल था। जंगल में पहुंचकर थोड़ा सा आराम करने की गरज से एक दरख्त की ठंडी ठंडी घास पर मैं लेट गया। अपने जूते उतार कर मैं करीब ही रख दिए। थोड़ी ही देर बाद मेरी आंख लगी। जब मैं सोकर उठा, मेरे जूते जो थे वहां से गायब थे। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। मेरी नजर सामने दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। वो दांत निकाल कर मुझे देख रहा था। इसने मेरे जूते पहने हुए थे। मैं इसकी तरफ लपका। वो दरख्तों की शाखों पर झूलता हुआ वहां से गायब हो गया। मैं बहुत परेशान था। जंगल में जा बजा कांटे, छोटी छोटी कंकरियां पड़ी होती हैं। मैं बगैर जूतों के इन पर चल भी नहीं सकता था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपना सफर शुरू किया। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि मुझे एक जगह पर मुझे झाड़ियों में एक जूते पड़े हुए नजर आए। शायद किसी काफले ने वहां पर पड़ाव डाला हो। वहां पर बहुत से मिट्टी के टूटे हुए बर्तन, दूसरी अशिया भी मौजूद थी। ये छोटे फटे पुराने जूते थे, मगर मैंने इन्हें गनीमत जाना। इन्हें पहनकर अपने सफर पर मैं रवाना हो गया। अहमद ने कहा, ये जूते बहुत ही तकलीफदा हैं। फिक्र की बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं जूते बनाता हूँ। आज मैं अपना काम नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए खूबसूरत जूते बनाऊंगा। इन्हें पहनकर आपको बहुत आराम महसूस होगा। इसकी बात सुनकर बोना कुछ फिक्रमंद सा हो गया और बोला, बोनों की दुनिया में रहता हूँ, मेरे पास कुछ पैसे नहीं है।
मेरे पास वहीं के पैसे हैं, मगर ये पैसे तुम्हारी दुनिया में नहीं चलेंगे। ये कहकर बोने ने अपनी जेब में हाथ डालकर बोने की दुनिया के पैसे जो थे निकाल कर अहमद को दिखाए। अहमद ने कहा कि इसकी थैली पर पित्तल के बने हुए छोटे बड़े रखे हुए थे। इन पर ना तो कोई तस्वीर थी, ना कोई कुछ लिखा हुआ था। अहमद एक अच्छा आदमी था। इसने बोने से कहा कि इस तरह के पैसे यहाँ नहीं चलते, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जूते जो है मैं बनाऊंगा। तुम पैसों की फिक्र मत करो, समझना वो जूते मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। बोना ये सुनकर खुश हो गया। अहमद ने इसे साथ लेकर घर चला गया। जंगल से लाई हुई लकड़ियों जो थी वो चूल्हे के पास रख दी और अहमद के साथ एक बोने मेहमान को देखकर मरियम ने जल्दी से चूल्हा जलाया और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ते के बाद अहमद ने बोने को लेकर अपनी दुकान पर आया। इसके जूते बनाने में मसरूफ हो गया। दोपहर तक जूते तैयार हो गए थे। वो नहायत नरम मुलायम खाल के बने हुए थे। बोने की पिंडलियों तक लंबे लंबे थे। बोने ने इन्हें पहनकर देखा, खुश हो गया और बोला, अहमद तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने बहुत खूबसूरत आरामदाह जूते बनाए हैं। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ ताकि रात होने से पहले मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अहमद ने इसे खुदा हाफिज कहा, दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। इस बात को बहुत दिन हो गए। अहमद इस बोने को भूल भाल गया था। अचानक एक रोज रात को इसके घर दरवाजे पर दस्तक हुई। अहमद ने दरवाजा खोला और देखकर बहुत खुश हुआ। वही बोना इसके दरवाजे पर खड़ा है। सामने एक छोटी सी बग्गी खड़ी थी। बोना इस बग्गी पे सवार होकर आया, बोने को लेकर घर आया। मरियम बोली, बोने को दोबारा अपने घर में देखकर बहुत खुश हुई। इसने गुड़ के मीठे चावल बनाए। इसने वो चावल बोने के आगे रखे। बोने को मीठे चावल बहुत ही पसंद थे। इसने मरियम का शुक्रिया अदा किया, चावल खाने में मसरूफ हो गया। खाने के बाद इसने मरियम से कहा, मरियम तुम्हारे बनाए हुए जूतों की मेरे मुल्क में हर तरफ धूम मच गई है। वहां के तो सब लोग चावल, मेज या फिर गंदम के सूखे पौधों से बने हुए जूते पहनते हैं। ऐसे शानदार चमड़े के बने हुए खूबसूरत जूते उन्होंने कभी नहीं देखे थे। इन जूतों की खबर शाही महल में पहुंच गई। हमारे बादशाह ने मुझे आपके पास भेजा है और कहा है कि तुम इनकी मलका और इनके बच्चों के जूते बनाओगे, इसलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बस आप चलने की तैयारी शुरू कर दें, हमारा बादशाह आपको बहुत सारा इनाम देगा। बोने की बातें सुनकर अहमद बहुत खुश हुआ। इसने कहा, हाँ, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगा। इसी बहाने मैं बोने की दुनिया भी देख लूंगा। सुना है कि बोनों की दुनिया बहुत खूबसूरत है, सब लोग बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अहमद, तुमने ठीक सुना है, हमारी दुनिया के लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल तुम्हारी बीवी और तुम्हारी तरह। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आपने मुझे जूते बना कर दिए। तुम्हारी बीवी भी बहुत अच्छी है, इसने मेरी खातर मदारत भी की है। बोने ने कहा कि अहमद इसकी बातें सुनकर बोला, हमने जो किया था वो हमारा फर्ज बनता था। वैसे भी किसी के काम आना बहुत अच्छी बात है। बोने ने अपनी जेब से सोने की चंद छोटी छोटी डलियां निकाल कर अहमद को दी। बोला, ये सोने की डलियां हमारे बादशाह ने तुम्हें देने के लिए बेची हैं। डलियां निकाल कर अहमद को दी। बोला, ये सोने की डलियां हमारे बादशाह ने तुम्हें देने के लिए बेची हैं। इनको बेचकर तुम जूते बनाने के लिए चमड़ा और दूसरी चीजें खरीद सको। इसके अलावा तुम्हें एक घोड़ा भी खरीदना पड़ेगा, इस पर बैठकर तुम अपने मुल्क जा सकोगे। वो पहाड़ों के पीछे है, यहाँ से काफी फासले पर है। अब बस तुम जाने की तैयारी शुरू करो, मैं एक हफ्ते बाद फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ये कहकर बोना अपनी सुनहरी बग्गी में बैठकर वहां से रवाना हो गया। नाज़रीन कराम, बग्गी में एक छोटा सा घोड़ा जुता हुआ था। बोना बग्गी पर सवार हो गया। घोड़ा हल्की सी आवाज में हनहनाया, सर घुमाकर अहमद को देखा, फिर रवाना हो गया। अहमद ने जब सोने की डलियां ला कर दिखाई तो वो बहुत इसकी बीवी खुश हुई। अहमद ने अपने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। इसने नरमो मुलायम नाजुक चमड़े जो थे और रेशमी धागा जूते बनाने में काम आने वाली दूसरी चीजें भी खरीद ली। इसने सवारी के लिए एक छोटा सा प्यारा सा घोड़ा भी खरीद लिया था।
اس کی بیوی بہت خوش تھی۔ اس کے کام کو بونوں کی دنیا میں بہت پسند کیا گیا تھا۔ اسے بونے کی آمد کا انتظار تھا کہ آخر خدا خدا کر کے ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک صبح بونا اپنی بگی میں سوار ہو کر اس کے گھر آ پہنچا۔ احمد تو تیار ہی بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی بیوی مریم کو خدا حافظ کہا، بونے کے ساتھ چل پڑا۔ بونے کی بگی آگے آگے تھی اور احمد اپنے گھوڑے پر سوار اس کے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑوں کو عبور کر کے ایک میدان میں پہنچے۔ میدان ختم ہوا تو سامنے کسی شہر کے آثار نظر آئے۔ اس شہر میں بونا رہتا تھا۔ احمد جب شہر میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت گھر دیکھے۔ وہاں پر خوب چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے بونے رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ ان کے جانور انہی کی طرح چھوٹے چھوٹے تھے۔ احمد کو گلیوں میں مرغیاں بھی نظر آئیں۔ ان مرغیوں کے قد چوزوں جتنے تھے۔ وہ بھاگتی پھر رہی تھی۔ احمد انہیں دیکھ کر حیران بہت زیادہ ہوا اور سوچنے لگا کہ جانے ان کے چوزے کتنے بڑے ہوں گے۔ وہاں پھلوں کے درخت بھی نظر آئے۔ وہ تھے درخت مگر جھاڑیوں جتنے تھے، پھلوں سے لدے ہوئے تھے۔ ان میں لگے سیب اور احمد جو تھا چھوٹے چھوٹے انگلیوں کے برابر تھے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اور وہاں پر یہی حال ان کے پرندوں کا بھی تھا۔ چڑیاں بھنوروں جتنی تھی، کائیں کائیں کرتی ہوئی کوے چھوٹے چڑیوں جتنے تھے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے میں احمد کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بونا احمد کو لے کر ایک خوبصورت اور بڑی سی عمارت کے پاس پہنچا۔ یہ بادشاہ کا محل تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ احمد تھوڑا سا جھک کر اس میں داخل ہو گیا۔ احمد کے محل کے اندر بادشاہ ملکہ اپنے بہت سے شہزادوں اور شہزادیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ احمد نے ادب سے بادشاہ اور ملکہ کو سلام کیا۔ بونے نے احمد کا تعارف ان لوگوں سے کروایا۔ بادشاہ نے کہا، احمد، ہمیں خوشی ہے کہ تم اپنے کام پر بہت اچھی مہارت رکھتے ہو اور ہماری ملکہ اور بچوں کے جوتے آپ نے بنانے ہیں۔ احمد نے کہا، جہاں پناہ میں آپ سب کے جوتے ضرور تیار کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے بنائے ہوئے جوتے آپ سب کو ضرور پسند آئیں گے۔ محل کا ایک بڑا سا جو ہال تھا وہ احمد کے حوالے کر دیا۔ احمد وہاں بیٹھ کر اپنا کام کر سکتا تھا۔ اس نے تھیلوں میں اپنا سامان نکال کر سامنے رکھ دیا۔ پھر بادشاہ، ملکہ اور ان کے بچوں کے پاؤں کی پیمائش کی۔ اس کے بعد اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اس کے رہنے سہنے کھانے پینے کا بہت ہی اچھا خاصا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ مسلسل 8 روز تک اپنے کام میں لگا رہا۔ 8 روز گزرے تو تمام جوتے جو تھے وہ تیار ہو گئے تھے۔ اس کے بنائے ہوئے جوتے اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ اور ملکہ کو انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئے اور اتنے وہ حیران ہوئے۔ شہزادے شہزادیاں نے جب انہیں پہن کر دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ خوشی کی ان کی کوئی انتہا نہ رہی۔ احمد کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے بادشاہ سے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اسے بہت سارے سونے کی ڈلیاں بھی دیں۔ اتنی ساری دولت پا کر احمد بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا دوست بونا اسے دور تک چھوڑنے آیا تھا۔ احمد گھر پہنچا، ساری سونے کی ڈلیاں لا کر مریم کو دی۔ مریم بھی بہت زیادہ خوش ہوئی اور ان ڈلیوں کو بیچ کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایک بہت ہی اچھی سی دکان بنائی تاکہ وہ بارش کے موسم میں اپنا کام جو ہے اطمینان اور سکون سے کر سکے۔ جب یہ کام مکمل ختم ہو گیا تو اس نے اپنا گھر بنایا۔ اس کے بعد اس کے بہت ہی دن پھر گئے تھے اور خوشحالی ہو گئی تھی۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح احمد کو بونے سے بہت اچھا سلوک کرنے اور امداد کرنے کا انعام بھی مل گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، نیکی جو ہوتی ہے کبھی رائیگاں نہیں جاتی ہے۔ محنت دیانتداری ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ کسی کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ خلوص سے نیت سے کام کیا گیا کبھی رائیگاں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی انسان کو اس کا پھل ضرور دیتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ سب سے کہ اگر میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ سب کو تو لازمی میرے چینل کو لائک